आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 76 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 77 मुलाहिज़ा फरमाएं। स्टोरी शुरू करने से कबल आप तमाम दोस्तों से इंतहाई मोदबाना इल्तिमास है कि हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी काविशों का सिला ज़रूर दिया कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारा मान बढ़ा दिया कीजिए। उस पर इंकशाफ हुआ कि उसका बाप मुजरिमों की एक बड़ी तंजीम का सरबराह है और उस तक रसाई नामुमकिनात में से है। उन कोशिशों में नाकाम होकर उसने अपने असल नाम के साथ तंजीम में शमूलियत की कोशिशें शुरू कर दी और कामयाब हो गई। उस मरहले पर शायद उसकी कहानी उसके बाप के कानों तक भी पहुंच गई, क्योंकि वो तंजीम के हर रुकन के बारे में ज़ाती तौर पर मालूमात जमा करने का आदी था। वीरा की कहानी से वाकिफ होकर भी उस संगदिल ने अपनी बेटी से मिलना गवारा न किया, बल्कि तंजीम के जिम्मेदार अराकीन के जरिए उसे पेशकश की कि वो जराइम की खनौनी और पुरखतर जिंदगी से किनारा कश रहे, तो तंजीम की जानिब से उसकी तमाम तर माली ज़रूरियात पूरी की जाती रहेगी। लेकिन वीरा ने उस पेशकश को हकारत से ठुकरा दिया। फिर तंजीम में वीरा की कारकर्दगियों पर गहरी नजर रखी जाने लगी और वह हर मरहले पर खुद को पेशावर मुजरमा साबित करती रही और आखिरकार उसे अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाने लगी। शायद उसके बाप ने विरासत के ख्याल से तंजीम में उसकी तरबियत का फैसला कर लिया था और अब वो एक ऐसा मनसब परवाइज थी जो तंजीम के सिर्फ चंद ही बड़ों को नसीब था। उस मनसब के एतबार से वो उन चंद लोगों में शामिल हो चुकी थी जो आजादाना फैसले करने पर कादिर थे और यूं वो नगर नगर घूमती पाकिस्तान आ पहुंची थी। और जहां लाहौर में पहली बार एक ऐसी इमारत उसकी निगाहों में आई जो बराह रास्त उसके बाप के नाम से मंसूब थी, जबकि बैरूनी दुनिया में कहीं लॉयड्स खानदान का नाम मंजर आम पर नहीं सुना गया था। उसे अपने बाप तक रसाई की उम्मीद हो चली थी कि अचानक ही एक फरमान उस तक पहुंचा दिया गया। लॉयड्स कॉटेज उसके लिए शजरे ममनू करार दे दिया गया। वहां रहने वाले उसके नाम से लरसते थे, उसके अहकामात की तकमील करते थे, लेकिन उसे कॉटेज के गिरदो निवाब में भटकने की इजाजत नहीं थी। फिर उसने किसी तरह ये मालूम कर लिया कि लॉयड्स कॉटेज के किसी मखसूस कमरे में उसके नादीदा बाप की एक तस्वीर मौजूद है और उसने मुझ पर हाथ डालने का फैसला कर लिया। गजाला को अपना कैदी बनाकर वो मुझे मजबूर कर चुकी थी कि मैं लॉयड्स कॉटेज पहुंचकर सफाई के निगरान की जगह हासिल करूं, फिर उस तस्वीर तक रसाई हासिल करके जिमी लॉयड के तस्वीरी खदोखाल ज़हन नशीन करूं, ताकि बाद में वीरा के साथ जिमी लॉयड की तलाश और शनाख्त की मुहिम पर आलमी सफर पर निकल सकूं। डिसूजा की रिपोशी और उसके जानशी के जारहाना रवैये से मुझे शुबा होने लगा था कि कहीं जिमी लॉयड के नमक ख्वारों को वीरा के अज़ाइम की भनक न मिल गई हो और उन्होंने डिसूजा को गायब करके वीरा का मंसूबा खाक में मिलाने का फैसला न कर लिया हो। अगर ऐसा ही हुआ था तो मेरे लिए जिंदगी के इम्कानात बहुत महदूद होकर रखे थे। मैं उन्हीं बहने ख्यालात में डूबा हुआ था कि अचानक कोठरी का दरवाजा खुला और मुझे डिसूजा की जानशीनी का दावेदार खुले हुए दरवाजे में से अंदर दाखिल होता नजर आया। उस बार अकेला ही वो आया था। अंदर दाखिल होकर उसने दरवाजा दोबारा बंद कर दिया और मेरे मुकाबले आकर नाकदाना नजरों से मेरा जायजा लेने लगा। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, मैंने तल्ख लहजे में कहा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उसने बुजुर्गाना अंदाज में मुझे शिशकारा। हमारे वक्त की परवाह ना करो, हमें तो तनख्वाह वक्त की बर्बादी की मिलती है। मालूमात हासिल न होने की सूरत में तुम्हें हलाक कर देना होगा। गोली से मारने में मजा नहीं आता। फायर हुआ और किस्सा खत्म। अब हाथ लग ही गए हो तो जरा सी छेड़छाड़ भी सही। तशद्दुद सहते हुए मरने में जरा वक्त भी लोगे तो फिर हो सकता है कि कोई भूली बिसरी बात याद आ जाए जो हमारे लिए कारआमद साबित हो सके। ये सरीहन दरिंदगी है, बिल्कुल दरिंदगी है। उन्होंने मुझसे इत्तेफाक करते हुए खबीसाना लहजे में कहा, मैं इस दरिंदगी की इब्तिदा 40 वोल्ट से करूंगा। ये कहते हुए एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल के करीब जा खड़ा हुआ। हर झटके के बाद तुम्हें 3 मिनट का वक्फा दिया जाएगा ताकि अपने जहन को अच्छी तरह गंगाल सको। इस मुद्दत में 1 सेकंड की भी कमी पेशी ना होगी, क्योंकि सर्किट के साथ एक खुदकार टाइमर भी मुंसलिक है जो 3 मिनट पूरे होते ही 20 वोल्ट के इजाफे के साथ अगला झटका देगा। मैं तो बस हालात को सेट करके दूर खड़ा तमाशा देखता रहूंगा। बोल बैठे तो सिलसिला मौकूफ कर दूंगा, वरना झटके खाते खाते किसी भी लम्हे खामोशी से मर जाओगे। ये भी बता दूं कि जिस तरह पानी में से बरकी रोग गुजारने से वो अपने इज्जा में मुनकसम हो जाती है, इसी तरह इंसानी जिस्म में से करंट गुजरने की वजह से वो फटने लगता है। हर झटके के साथ तुम्हारे जिस्म में खून की कमी होती जाएगी और उसी के साथ कुव्वत मुज़ाहमत कम होती चली जाएगी। लेकिन मैं कुछ नहीं जानता, उस लड़की के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने अपने चेहरे पर पसीने की बूंदें महसूस करते हुए कहा, यह तशद्दुद बर्बरियत है। तुम ठीक कह रहे हो, उसने कंट्रोल पैनल से हाथ हटाए बगैर कहा। मैं तो इस मशीन ही के खिलाफ था, लेकिन अब यह बनी गई है तो वक्तन फवक्तन इसकी आजमाइश भी जरूरी है। आजमाइश में हम अपने किसी आदमी को निशाना नहीं बना सकते। तुम आपन से हो तो जरा मशीन ही आजमा ली जाए। उसका लहजा बेरहमाना और इस्तेज़ाहिया था। मैंने अपनी जुबान बंद रखने का फैसला करते हुए निचला होंठ दांतों में दबा लिया। मैं दिल कन पट्टियों में धड़कने लगा।
मैंने समझ लिया था कि अब कोई मुआवजा ही मुझे उस हौलनाक और बेबसी की मौत से बचा सकेगा। फिर वो पैनल से दूर हट गया। कमरे की फिजा में सन्नाटा रचा हुआ था कि अचानक मेरे हल्क से गैर इरादी तौर पर पै दर पै कई दर्दनाक चीखें आजाद हो गई। शदीद बरकी झटकों ने मेरे जिस्म को हिला कर रख दिया था। चंद सालियों बाद बरकी रो का सिलसिला मुनक़ता हुआ, लेकिन मेरे वजूद में सरायत कर जाने वाली लहरें मफकूद न हो सकी। गुड, वो तहसीन अमेज अंदाज में कह रहा था। मशीन कारगर रही है, अब देखना है कि तीसरे मिनट काम करती है या नहीं। 20-20 वोल्ट के इजाफे और 3-3 मिनट के वक्फे से ये सिलसिला 32 मिनट जारी रहेगा। अगर वावटा वालों का कहा दुरुस्त हुआ तो आखिरी वोल्ट 220 होगा। और उस वक्त तुम्हारी वो अचानक ही खामोश हो गया और दरवाजे की तरफ मुंह फेर लिया, जो कदरे आवाज के साथ खुल रहा था। उस फुलादी ढांचे में मेरा रुख भी दरवाजे की तरफ था। लिहाजा मैंने देखा उस बार वही मुनहनी दराज कामत शख्स अंदर दाखिल हो रहा था, जिसे इस इमारत में पहली बार मैंने देखा था। उसके पतले पतले होंठों पर वही मुकाराना मुस्कुराहट दबी हुई थी और चमकती हुई निगाहें मेरी तरफ मरकूज थी। खूब, तो यहाँ खेल शुरू हो चुका है। उसकी चुपती हुई इस्तेज़ाइया आवाज गूंजी। फिर वो डिसूजा की जानशी की तरफ मुतवज्जा हो गया। बस मशीन बंद कर दो, इसके साथ ज्यादती हो गई है। क्यों? पहले से मौजूद शख्स ने पैनल का एक स्विच ऑफ करते हुए हैरत से सवाल किया। डिसूजा का फोन आया है। उस वक्त उसकी चुपती हुई आवाज मुझे बला की शीरीनी खुलती हुई महसूस हुई। चाहते हुए उजलत में बताना भूल गया था, वरना इसे ब्लू बेल के कोड वाले का इंतजार था। खोल दो इसे। गनीमत है कि उसे याद आ गया, वरना यहाँ तो मेरे क्रियाक्रम का बंदोबस्त हो चुका था। मैंने कहा, लेकिन एक शर्त है मेरे दोस्त, दराज कामत ने मेरे मुकाबला कर ठहरी हुई आवाज में कहा। इस मनहूस शिकंजे से आजादी के लिए मुझे हर शर्त मंजूर है। मैंने जल्दी से कहा, सारी गलती डिसूजा की है, वो कह रहा था, लेकिन तुम अब तक होने वाली हर ज्यादती को भूल जाओगे। बाहर किसी से जिक्र किया तो हमारी दुश्मनी मोल ले बैठोगे। तुम फिक्र न करो, मैं गलतफहमियों को भुला देने का आदी हूँ। डिसूजा से भी जिक्र न करना। उसके जानशी ने कहा, ये याद रखना कि लार्ड्स कॉटेज से मुल्हका बागात में गुलाब वगैरह के बेशुमार दरख्त और पौधे मौजूद हैं, जिनमें मुतअद्दिद सांपों का बसेरा है। उन्हीं में कभी कभार जहरीले और मोजे सांप भी निकल आते हैं, जो किसी को भी डर सकते हैं। आखिरी फिक्रा अदा करते हुए उसका लहजा पुरमानी हो गया। मैं समझ रहा हूँ, मैंने मुफहमाना लहजे में कहा। तुमसे मुखासमत मोल लेने वाला ऐसे किसी सांप का निशाना बन सकता है, लेकिन मैं इतना अहमक नहीं हूं कि मरने के बाद एक खौफ आवर लाश की सूरत में दरियाफ्त किया जाऊं। खासे ज़ही नजर आते हो। दराज कामत मुनहनी शख्स की वही चुभती आवाज सुनाई थी। उसे असना में डिसूजा का जनशी उस आहरी खोल के अगले बट खोलने की कोशिशों में मसरूफ हो गया था, ताकि मुझे उस कैद से निजात दिला सके। एक बात समझ में नहीं आ सकी। दराज कामत मेरे सामने आकर अपनी चमकती हुई मुतजस्सिद निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज करके बोला। फिर कदरे तवक्कुफ के बाद बात जारी रखते हुए बोला, तुम तो बुरी तरह अताब में आए हुए थे। फिर ऐसा कौन सा इंकलाब आ गया कि पल भर में तुम्हें एक बार फिर मंसूर नजर बना लिया गया है? ऐसा वाकयात खाल ही खाल नजर आते हैं, जिन्हें आसानी के साथ उंगलियों पर गिना जा सकता है। सजा और जजा के फैसले सादर करने वाले हमारी और तुम्हारी तरह तंग नजर नहीं होते। वो दूर तक के मफादात पर नजर रखते हैं। हो सकता है कि मेरी कोई अफादियत उनके पेश नजर रही हो। मैंने बेखौफी के साथ कहा। गोफीरा लॉर्ड ने मुझे खुली छुट्टी दे रखी थी कि मैं जहां जरूरी समझूं उसकी तरफ से मिलने वाले मुआफी का जिक्र कर सकता हूं, लेकिन मेरी दानिश में उस बात की गैर ज़ुर तशहीर मेरे हक में मुज़र साबित हो सकती थी। उन दोनों की खुली खुली बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि उनके बाहिमी तल्लुकात बोहर कह रहे थे और उन्हें लॉर्ड्स कॉटेज की मुनज़्ज़म फिजा में भी अपने मफादात की हिफाजत के लिए एक साजिशी माहौल बना रखा था। ऐसी सूरत में शायद वो हरगिज़ ये गवारा न करते कि उनके दरमियान उनके बड़ों का कोई मुंह चढ़ा अपने पैर जमा सके। हाँ, यही बात अगर उनको डिसूजा से मालूम होती तो उसका रद्द अमल खासा मुख्तलिफ होता, क्योंकि वीरा मुझे आगाह कर चुकी थी कि तंजीमी खानापुरी के मकासद के लिए बज़ाहिर मुझे सजा के तौर पर लॉर्ड्स कॉटेज भेजा गया था, ताकि वहां कड़ी निगरानी में मेरी वफादारी और अमूमी रवैये की पड़ताल की जा सके। मुकद्दर के धनी हुए वक्त पर निजात का पैगाम आ गया, और नई सेल में आने वाले अमूमन ताबूत ही में वापस ले जाए जाते हैं। डिसूजा की जानशीन ने कहा, वैसे यहाँ किस लिए भेजे गए हो? उसने आखिरी पट खोलते हुए कहा और मैं गहरा सांस लेकर उस फुलादी खोल से बाहर आ गया। मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे डिसूजा को रिपोर्ट करना थी। जिम्मेदारियों का तयन शायद वो खुद ही करेगा, वरना तुम लोगों के हवाले कर देगा। इन दोनों में से कोई कुछ न बोला और मैं उनके हमरा हुकूमत कदे से बाहर आ गया। अब तक का वक्त तुमने कहाँ गुजारा है? तहखाने के वसी और इस हाल में पहलू ब पहलू चलते हुए दराज का शख्स ने सवाल किया। जहाँ तुम बताओगे, मैंने उसके लहजे से उसका मुद्दा भांपते हुए कहा। मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो लोग उजलत और बेखबरी में कुछ ऐसी हरकतों का इर्तिकाब कर बैठे थे कि खुद तशवीश का शिकार हो गए थे। उन दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मुनहनी शख्स ने कहा, इस तहखाने का जिक्र तुम्हारी जुबान पर ना आना चाहिए। तुमने अपना सारा वक्त उसी कमरे में गुजारा है जहाँ तुमने लड़की के साथ शराब नोशी की थी, लेकिन तुम्हारे आदमी वाकिफ है। मैंने कहना चाहा, मगर उस लंबे आदमी ने मेरी बात काट दी।
अपने आदमियों को संभालना मेरा काम है, तुम वही करोगे जो कहा जा रहा है। इस वक्त लंबा आदमी यक बयक बाला दस्त नजर आने लगा था। डिसूजा का जानशीन उसके सामने दबा हुआ लग रहा था। आखिर तुम मुझे झूठ बोलने पर क्यों मजबूर कर रहे हो? मैंने उलझन अमेज लहजा इख्तियार करते हुए उन्हें टटोलने की नीयत से कहा। गलतफहमी की बिना पर जो होना था वो हो गया। मैं कह दूंगा कि मैंने खलूस दिल से तुम्हें माफ कर दिया है। अबे क्यों लुटिया डुबोएगा हमारी? वो दांत पीसते हो रहा है। हमें तेरी फराग दिली की जरूरत नहीं है। यह हर काम लगे बंदे असूलों के तहत होता है। जो कहा जा रहा है उस पर अमल न किया तो बहुत बुरा होगा। मैं उनकी कमजोरी भांप कर चलते चलते रुक गया। उससे तो बेहतर होगा कि वापस टार्चर सेल में चलकर मुझे उस फुलादी खोल में कैद कर दो। अब मजीद अजाब सहना मेरे लिए बस से बाहर है। अबे दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? लंबा इस्तेमाल के आलम में आंखें निकाल कर उड़ा। ना तुम तंजीम में नए हो और ना मैं अनाड़ी। मैंने पुरस्कून लहजा में कहा। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि ऊपर वाले अभी तक मेरी तरफ से मुतमिन नहीं है और लाहौर की सरजमीन पर कदम रखते ही मेरे इम्तिहान शुरू हो गई। मुझे झूठ बोलने पर उकसा कर तुम मुझे किसी नए जाल में फांसना चाहते हो ताकि जिम्मेदारों को मेरी बदनीयती का यकीन दिला सको। ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है। डिसूजा की जानशीन ने दखल अंदाजी करते हुए कहा। हम ये सब तुम्हारे इम्तिहान लेने के लिए नहीं बल्कि अपनी चमड़ी बचाने के लिए कर रहे हैं। यकीन करो हमारे मशवरे पर अमल करके तुम्हारा बाल भी बीका ना होगा। मुझे मालूम है, मैंने बेएतबाराना लहजे में कहा। बाल सलामत रहेंगे और खोपड़ी बालों समेत उतार ली जाएगी। तुम्हारे ये हरबे मुझे हरगिज न भटका सकेंगे। मालूम होता है कि तुम्हारी खोपड़ी में निरा भुस भरा हुआ है। वो जिच होकर बोला। यकीन नहीं आता कि कुछ अरसे पहले तुमने इसी बल बोते पर सर उठाया हुआ था। तुम्हें गुमराह करके हमें कौन सा इनाम मिल जाएगा? तुम हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मजबूरी और तुम्हारी। मैंने सजाइया अंदाज में हंसकर कहा। तुम क्यों मेरा मज़ाक उड़ाने पर तुल गए हो? इस बार वो दोनों ही तकरीबन नाच उठे। तराज का अहमद मुक्का धान कर दांत पीसता हुआ मेरी तरफ लपका था, लेकिन डिसूजा का जानशीन हम दोनों के दरमियान हायल हो गया और गुस्से से हाँफते हुए बोला। जरा सी देर तवक्कुफ करो, इसी से पूछ लेते हैं कि इसे किस तरह हमारी बात पर यकीन आ सकेगा। मैं मान ही नहीं सकता कि मुझ जैसे नवार्द के सामने तुम्हारी भी कोई मजबूरी हो सकती है। मैं दिल ही दिल में उन दोनों की बेबसी से लुत्फ अंदोज होते हुए इज्तबाह अंगेज लहजे में बोला। तो सुनो, वो गुस्से और बेबसी के आलम में मुझे घूरते हुए रहा। मजबूरी ये है कि ये तहखाना और टार्चर सेल लाइट्स कार्टेज के इंतहाई खुफिया हिस्से हैं जिनके वजूद से गिनती के चंद लोग वाकिफ हैं। सेल से आज तक कोई कैदी दोबारा खुले आसमान नहीं देख सका। तुम पहले शख्स हो जो वापस जा रहे हो। तुम्हें अपने सामने बेदस्तोपा देखकर हम कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए थे। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम्हें मुआफी मिल सकती है। इरादा यह था कि सेल में तुमसे थोड़ी सी बेरहमाना बाजपुरस के बाद ऊपर वालों को तुम्हारी कैद की इतला देते और तुम बराह रास्त उनकी तहवील में चले जाते। अब समझा, मैंने गहरा सांस लेकर कहा। अब तुम एक गैर मुतल्लिका आदमी को तहखाने के राज में शरीक करने का जुर्म कर बैठे हो और मुझे साथ मिलाकर उसकी पर्दापोशी करना चाहते हो। खुदा का शुक्र है कि तुम कुछ तो समझे। और अपनी पेशानी रगड़ते हुए बेबसी के आलम में बोला। अगर पहले वजात कर देते तो इतनी बहस न करना पड़ती। मैंने खुद दिली के साथ कहा। मैं तो खुद परेशान हो गया था कि तुम लोग मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हो। अब इस बारे में मेरी जुबान से एक लफ्ज भी ना निकल सकेगा। फिर हम तीनों जीनों की तरफ हो लिए। तराज का आमद रह रहकर मुझे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरे जा रहा था। शायद उसे यह एहसास सता रहा था कि भरपूर बालादस्ती के बावजूद उसके साथी को नहायत बेबसी के साथ अपनी गफलत का खुला खुला एतराफ करना पड़ गया था। और मैं अच्छी तरह जानता था कि उन दोनों की उस कोताही का इंकशाफ उनकी तबाही पर खत्म हो सकता था, लेकिन उन्हें किसी दुश्वारी से दो चार करना मेरे हक में किसी भी तरह सूदमंद नहीं था। बसूरत दीगर वो किसी आड़े वक्त में मेरे काम भी आ सकते थे। डिसूजा रात गए लाइट्स कॉटेज में वापस लौटा था और आते ही उसने मेरी तलबी का हुक्म सादिर कर दिया था। मुनहनी दराज कामत उसका हुक्म लेकर आया था तो खासा सारा सहमा दिखाई दे रहा था, लेकिन उससे कबल के मैं जुबान खोलता उसने कमरे में कदम रखते ही अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया था और मैं बस जेर लब मुस्कुरा कर रह गया। शायद उस वक्त भी कमरे में पोशीदा माइक्रोफोन के जरिए कमरे में उभरने वाली हर आवाज कहीं सुनी जा रही थी और वो डर रहा था कि कहीं मैं बेदकल्फी में कोई गैर जिम्मेदाराना मौजू न निकाल बैठूं। तुम्हें मेरे साथ चलना है। मेरे रद्द-ए-अमल से मुतमईन होने के बाद उसने अपने मखसूस लहजे में कहा, चलो मैं भी बड़े बड़े उकता गया हूँ, कहाँ जाना है? मैंने कुसलमंदाना लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। अभी पता चल जाएगा। उसका लहजा बिल्कुल खुश था। कमरे से बाहर निकलते ही वो मेरे करीब होकर सरगोशियाना लहजे में बोला था, अपना वादा याद रखना, भूल गए तो बड़ी दुश्वारियों में पड़ जाओगे। इस वक्त तुम डिसूजा के पास ले जा रहे हो। तुम फिक्र ना करो, लेकिन कम अज कम अपना नाम तो बता दो, शायद कभी जरूरत पेश आ ही जाए। मैंने भी धीमे लहजे में कहा, मुझे रहमानी कहते हैं, लेकिन गैर जरूरी तौर पर मुझसे करीब होने की कोशिश न करना। ये लाइट्स कॉटेज है, यहाँ किसी भी गलती पर मुआफी का रवाज नहीं है। उसने तेज सरगोशियाना लहजे में कहा और मुझसे दूर हो गया। चंद मिनट बाद मुझे डिसूजा के रूबरू पेश कर दिया गया। वो तनोमंद और बज़ाहिर शाइस्ता आदमी था। उम्र 35 बरस के लगभग रही होगी। बनावट के एतबार से उसका जिस्म बहुत मजबूत और घुटा हुआ नजर आता था। उसकी चमकदार आंखें मेरे सरापा का जायजा लेने में मसरूफ थी और लबों से धीमी सी खलीकाना आवाज बरामद हुई, कहाँ से आए हो?
तंजीम में मुझे वो पहला आदमी मिला था जो उस कदर नर्म रूह और नर्म गुफ्तार था। वो किसी भी जाविये से मुजरिम नहीं मालूम होता था। अंदाज में ऐसा रख रखाव पाया जाता था जैसे किसी आला सरकारी इदारे का सरबराह हो। ब्लू बेल। शायद वो मेरी असलियत से वाकिफ हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने रवायती अंदाज में कोड ही से पहल करना मुनासिब समझा। यही आना चाह रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर उतरते ही धर लिया गया और खुद चलकर आने की बजाय यहीं पहुंचा दिया गया। बैठो। उसने हाथ का इशारा करते हुए फिर लंबे आदमी से मुखातिब होकर कहा, तुम जा सकते हो रहमानी। दराज का आमद मशीनी अंदाज में पलटा और नकासी की राह से निकलता चला गया। ये क्या हुआ? उसने मेरी पेशानी की तरफ इशारा करते हुए जज्बात से आरी सपाट लहजे में सवाल किया। जिन लोगों ने एयरपोर्ट पर घेरा था उनमें से तसादुम में चोट आ गई। मैंने भी लापरवाना लहजे में जवाब दिया। जरा भी अंदाजा होता कि वो भी मुझे यहीं लाना चाहते हैं तो सिरे से मुजाहमत ही न करता। यहाँ कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई। खिलाफ तवक्का उसका रवैया बहुत नर्म और शरीफाना था, इसी हद तक कि मेरा कोड कबूल नहीं किया गया। लोगों के तेवर गैर दोस्ताना थे और मैं गालिबन एक कमरे में कैद कर दिया गया था। उसे सामने पाकर मेरा दिल शेर हो गया था, वरना उस देसी ईसाई से मुलाकात होने से पहले तक मेरे जहन में उसकी खासी नाखुशगवार तस्वीर तश्कील पा चुकी थी, जिसे रहमानी और उसके साथी के खौफजदा रवैये से तकवीयत मिलती। इस इमारत के अपने ज़ाब्ते हैं। तुम इसके इतराफ में बहुत कुछ करते रहे हो, लेकिन अंदर पहली बार दाखिल हुए। उसने उसी धीमे लहजे में माजी के तलख वाक़यात का जिक्र छेड़ा तो मेरा दिल उछल कर एक बार की हल्के में आ गया। ज़ाब्तों की पाबंदी करते रहोगे तो जिंदगी को बहुत सहल और खुशगवार पाओगे, वो कह रहा था। सरकशी करने वालों के साथ मैं बड़ी बेरहमी से पेश आता हूँ। तुम्हारा माजी दागदार है, इसलिए तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। वो मेरी पहली भूल थी। मैंने हकलाते हुए सफाई पेश करने की कोशिश की। मुझे दानिस्ता इस तरफ मुतवज्जा करवाया गया था और मैं उस जाल में उलझ गया, वरना मैं आज भी। बस उसने हाथ उठाकर खुश्क लहजे में मेरी बात काट दी। सफाई पेश करने की जरूरत नहीं, जो होना था वो हो गया। ऊपर वालों ने तुम्हें माफ कर दिया है तो मुझे जवाब तलबी का कोई इख्तियार नहीं। बुनियादी सब शायद तुम्हें भी याद होंगे। हुक्म मिले तो दुश्मन को दोस्त बनाना पड़ जाता है और इशारा हो जाए तो अपनों के लहू से मिट्टी सराब करना पड़ जाती है। यही डिसिप्लिन तंजीम को चला रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम गुजरे हुए वाकयात के बारे में हर खलिश को अपने जहन से चिटक दोगे। क्या मैं किसको जवाब दूंगा? चंद सानियों के बोझल सुकूत के बाद मैंने सवाल किया। मेरा मद्दे मुकाबला अपने नपतुल रवैये की बिना पर मुझे बेहद सफाक और भयानक नजर आ रहा था। अगर मैं भूल नहीं रहा तो कराची में तुम B4 थे, पूरी मकामी टीम के सरबराह। तुम्हारी सरबराही यहाँ भी कायम रहेगी, लेकिन अब तुम लाइट्स काटेज की इमारत की सफाई करने वाले अमले की निगरान होगे। इनकी देखभाल करने वाले पिछले दिनों अपने तीसरे बच्चे की विलादत के दौरान में चल बसी थी। वो जगह तुम पुर करोगे। उसने कोई इंकशाफ नहीं किया था। वीरा कराची में मुझे अपने काम की नौयत से आगाह कर चुकी थी, लेकिन डिसूजा ने धीमे और अस्पाट लहजे में जिस तरह मुझे सरबराही के हवाले से एक हमलजदा औरत की जगह लेने की इतला दी थी, उस पर मैं दिल ही दिल में जल भुन कर रह गया था। वो चाहता तो मेरी पेशरू की हलाकत का दूर तक सबब बताए बगैर भी मुझे अपनी नई जिम्मेदारियों से आगाह कर सकता था, लेकिन इस तरह शायद डिसूजा ने मुझे अपनी बेबसी का एहसास दिलाने की दानिस्ता कोशिश की थी। मैं पूछ रहा था कि मैं बराह रास्त किसको जवाब दूंगा। मैंने बज़ाहिर उसकी बात को अहमियत दिए बगैर अपना सवाल दोहराया। तुम्हारा राब्ता रहमानी के साथ रहेगा। इस अहाते में एक दूसरे से खासे फासले पर 4 इमारतें मौजूद हैं। चाहो तो सुबह रहमानी के साथ इमारत का जायजा ले सकते हो। सारी सफाई मशीनों से की जाती है। उसी के साथ तुम्हें एक काम और भी अंजाम देना होगा, जिसके बारे में तुम किसी और से बात किए बगैर बराह रास्त मुझे रिपोर्ट दोगे। मैं मुंतजिर हूँ। तवील होते हुए सकूत के दौरान मैंने तजस्सुस के ज़ेर असर उसे टोकते हुए कहा, पिछले चंद माह से लाइट्स काटेज के बाद मकीन पुरस्कार तौर पर जहरीले सांपों का शिकार होने लगे हैं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी आवाज़ बहुत दूर किसी गहरे कुएं से आ रही हो। शायद मुझे इत्तेफाकी अमवात ही समझता रहता, लेकिन आखिरी 2 अमवात के ऊपरी धड़ पर सांपों के काटने के निशानात पाए गए हैं। एक को गर्दन पर और दूसरे को सीने पर डसा गया, जबकि उनमें से कोई भी इतना गैर मुहतात नहीं था कि बाहर लान पर दराज होने की जसारत करता। मुझे शुबा हो रहा है कि कोई काली भेड़ हमारे दरमियान मौजूद है जो मौका पाकर अपने शिकार पर जहरीला सांप उछाल देती है। बेख्तियार मेरे दिल की धड़कनें तेज होगी। कैसा अजीब इत्तेफाक था, कुछ देर कबल ही मैं जिस हलाकत खेज राज से वाकिफ हुआ था वो डिसूजा के लिए तशवीश का बाइस बना हुआ था। मेरा दिल चाहा कि बिला तामुल से रहमानी और उसके शरीक कार की हरकतों से बाखबर कर दूं, लेकिन मैंने सख्ती के साथ उस ख्वाहिश को दिल ही दिल में कुचल दिया। मेरे लिए वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे और ये खुशी की बात थी कि वो दरिंदे खुद ही एक दूसरे की कब्रें खोदने पर तुल गए थे। रहमानी की राजदारी बरकरार रखते हुए मैं उसे अपने हक में ज्यादा सूदमंद बना सकता था। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस काली भेड़ का सुराग लगा सकूं। मैंने पुरखुलूस लहजे में कहा, ये गुफ्तगू सिर्फ तुम्हारी जात तक महदूद रहेगी। उसका लहजा बिल्कुल सपाट हो गया। इससे सर मुंह भी इनहिराफ नहीं होना चाहिए। मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैंने सर झुकाकर आहिस्तगी के साथ कहा। उसने अपनी जेब से एक ढला हुआ नुकरी टुकड़ा निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया, जो किसी गोल सिक्के से मुशाबा था, लेकिन उस पर दोनों तरफ अकलौती अधखुली आंख ढली हुई थी। उस गोल सिक्के में एक सुराख के जरिए चंद इंच लंबी जंजीर मुंसलिक थी।
जिसके सिरे पर हुक लगा हुआ था। ये शनाख्त है कि तुम हम में से हो, वो कह रहा था। अपने कमरे से निकलते हुए इस तमगा तुम्हारे साथ होना चाहिए। लाइट्स कॉटेज के मुहाफिज तुमसे कहीं भी और किसी भी वक्त शनाख्त तलब कर सकते हैं। इस परवाना इरादारी के बगैर तुम मुदाखलत कार समझे जाओगे और कोई भी मुहाफिज अपनी स्वाबदीद के मुताबिक तुम्हें गोली मारने में हक बजाने में होगा। क्योंकि लाइट्स कॉटेज से बाहर जाने की इजाजत मिली तो ये तमगा सिक्योरिटी चीफ के पास जमा करवाना होगा। रसीद के तौर पर 1 रुपए के नोट का निस्फ हिस्सा तुम्हें फाड़ कर देगा और दूसरा खुद रख लेगा। वापसी पर दोनों टुकड़े मिलाकर तमगा तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। तुमसे राब्ते की क्या जरूरत होगी? लाइट्स कॉटेज में चप्पे चप्पे पर इंटरकॉम नस्ब है। तुम किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर 3 सिफर डायल करके बराह रास्त मुझसे बात कर सकोगे। इंटरकॉम के पूरे निजाम को मैं बजाते खुद मॉनिटर करता हूँ, लिहाजा तुम बेखौफ होकर मुझसे बात कर सकते हो। या मेरे लिए कोई इलाका ममनू तो ना होगा? पहली बार उसकी निगाहों में बरहमी के आसार नजर आए और दुरुस्त नजरों से मुझे घूरते हुए बोला, यह ख्याल क्यों आया तुमको? या ममनू इलाका क्यों होने लगा? तुम भूल रहे हो कि मैं भी अपने यूनिट का सरबराह रहा हूँ। मेरे हेडक्वार्टर में किसी को उस कमरे की तरफ भटकने की इजाजत नहीं थी जहाँ मवासलाती हालात नस्ब थे। उसे भूल जाओ। वो मुस्कुराते उसके सफेद दांतों की चमकती कितारें भयानक लग रही थी। यहाँ कोई गैर कानूनी काम नहीं होता, बस ये एक निजी जागीर है और यहाँ सख्ती के साथ एक डिसिप्लिन नाफिज है। जरूरत के तहत तुम हर जगह जा सकते हो। बिला जरूरत खुले आसमान के नीचे भी निकले तो बाज पुरस हो सकती है। मैं अंदर ही अंदर काम करे क्या? जरूरत का फलसफा बयान करके उसने मेरे कांधों पर भारी जिम्मेदारी ला दी थी। हैर की बात यह थी कि वो तहखाने और अकूबत कदे की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र था, जैसे उन मकामात को कती नाकाबिले रसाई तसव्वुर करता हूँ। वहां तक सारे मामलात हैरत नाक खुशरूबी के साथ निपटते चले गए थे। आर्जी तौर पर मेरा क़याम उसी कमरे में रहा जहाँ मुझे इब्तिदा में रखा गया था। अगली सुबह रहमानी ने मुझसे तारुफ करवाने के लिए सफाई के अमले के कमोबेश 40 अराकीन को एक दलान में जमा किया तो कमोबेश तमाम ही लड़कियों और औरतों के बुशरों पर उससे बेजारी की अलामात मौजूद थी। मर्द भी उससे ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। पता चला कि मेरी आमद तक रहमानी बजाते खुद उनकी निगरानी के फराइज अंजाम देता रहा था और उस हैसियत में उन पर तसर्रुफ बेजा का मुर्तकिब भी होता रहा था। मेरी आमद को उन सब ही ने एक खुशगवार तब्दीली के तौर पर कबूल किया और रस्मी तारुफ के बाद मेरे इशारे पर वो सब अपने कामों पर चले गए। फिर मेरे लिए हैरानगी का आगाज हुआ। बाहर से लाइट्स कॉटेज का तवाफ करते हुए उस इमारत की शान शौकत का तसव्वुर करना ही मुहाल था। आते में वाक़ई चारों इमारतें अपनी अपनी जगह एक महल थी और चप्पे चप्पर पर भांत भांत की मुलाजिमीन की फौज जफर मौज दंदनाती फिर रही थी। सब्ज वर्दियों में मलबूस मुसल्ला मुहाफिज भी जा बजा मामूर थे। उस शान शौकत को देखकर मेरी अकल चकरा कर रह गई। समझ में ना आ सका कि जिमी लाइट ने वो सारा खड़ाक किस लिए फैलाया हुआ था, जबकि लाइट्स कॉटेज तंजीम की गैर कानूनी मसरूफियात से बड़ी हद तक अलग थलग था और डिसूजा के बयान के मुताबिक वहां कोई गैर कानूनी काम भी नहीं होता रहा। मेरे लाइट ने अपने मखसूस मफाद के तहत लाइट्स कॉटेज में मुझे एक ऐसी जिम्मेदारी तलवाई थी जिसकी अंजामदही के सिलसिले में मुझे नकलो हरकत की पूरी आज़ादी हासिल थी। तहज़ुर होल असेबी कले में मेरा पहला दिन भाग दौड़ में गुजरा। अपनी मौजूदगी का जवाब पेश करने के लिए मैंने सफाई के अमले पर भी कड़ी निगाह रखी, जिसके नतीजे में सफाई के मायार में कदरे इजाफा हो गया था। मेरे लाइट की जुबान से तस्वीर की तलाश का जिक्र सुनने के बाद मुझे अंदाजा नहीं हो सका था कि मैं किस कदर पेचीदा नौयत का काम मोल ले बैठा था। लेकिन लाइट्स कॉटेज के हदूद अरबा से वाकिफ होने के बाद यह जरूरी हो गया था कि मतलूबा तस्वीर के सिलसिले में सबसे पहले उन 4 में से एक इमारत का तयन किया जाए। उसके बाद तलाश की मुहिम बार आवर साबित हो सकती थी। रहमानी के लिए अपने अमले की औरतों और लड़कियों की नाज भरी नापसंदीदगी के इजहार ने मुझ पर लाइट्स कॉटेज की जिंदगी का वो कोशा भी बेनकाब कर दिया था कि हर बाला 10 को अपने जेर दस्तों पर मुकम्मल तसर्रुफ का हक हासिल था और मेरा अंदाजा था कि उस आज़ादी को बरोकार लाकर शायद मैं कामयाबी की राह मुख्तसर कर सकूंगा। देखा जाए तो लाइट्स कॉटेज में अफरादी कुव्वत को बहुत भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा था। सुबह सवेरे सफाई के अमले में 40 अराकीन को देखकर मैं खासा हैरान हुआ था, क्योंकि वो तादाद शायद म्यूनिसिपैलिटी के हकीकी अमले की कमोबेश बराबरी थी। लेकिन फिर पता चला कि वो सब सिर्फ 3 घंटे के लिए सुबह सवेरे यकजा होते थे। फिर उनकी बड़ी तादाद कॉटेज के दूसरे कामों में मसरूफ हो जाती थी, जिसमें 2 कुल वक्ती मालियों की आदत से किचन बल्कि मेज के काम तक शामिल थे और सफाई पर सिर्फ 4 अफराद रह जाते थे, जिनमें जिन्स के एतबार से मुकम्मल तवाजुन पाया जाता था और उन्हीं में एक रुखसाना भी थी जो मुझे अपने मकासद के लिए कारआमद नजर आती थी और मैंने दिन का बेहतर हिस्सा उसी के कुर्बजवार में मंडलाते हुए गुजारा था। काम के इख्तिताम पर शाम को एक राहदारी में न जाने कहां से रहमानी आ निकला। मुझे सामना होते ही उसने दोस्ताना अंदाज में बाईं आंख दबाई थी, फिर मुझे अपने साथ लेता चला गया। दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? मुझे अपने कमरे में ले जाते हुए उसने यूं सवाल किया जैसे मेरी और उसकी पुरानी शनासाई रही हो। ठीक ही गुजरा। मैं तो समझ रहा था कि मुझे भंगियों की फौज का कमांडर मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन मशीनी आलात की मौजूदगी में ये सब खासा खुशगवार मालूम होता है। मैंने उसके आरास्ता कमरे का जायजा लेते हुए कहा, डिसूजा के साथ मुलाकात कैसी रही?
उसके लहजे में चुभन यूं बरकरार थी जैसे उस पर काबू पाना खुद उसके बस से बाहर हो। ठीक ही रही। मैंने मुतजस्सिसाना अंदाज में कमरे में नजर दौड़ाते हुए कहा, क्या हम इस कमरे में महफूज है? क्यों? उसने मतहय्यराना लहजे में सवाल कर डाला। फिर फौरन ही मेरा मकसद समझ गया। हाँ, तुम खुलकर बात कर सकते हो। यहाँ कमरों को बिक करना मेरी ही जिम्मेदारी है। इस कमरे में कुछ नहीं है। एक तशवीशनाक बात सामने आई है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाकर सोचे समझे मंसूबे के तहत सोचा छोड़ा। तुम्हारे दूसरे साथी का नाम क्या है? इनाम। तुम किस तशवीशनाक बात का जिक्र कर रहे थे? मेरे अंदाज पर वो अपने तजस्सुस पर काबू न रख सका। उसे भी बुला लेते तो बेहतर होता। मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि लाइट्स कॉटेज में तुम दोनों ने बाला निचले अमले पर अपनी धौंस कायम की हुई है। कभी जरूरत ही महसूस नहीं की। इख्तियारात के बायस सब वैसे ही खौफ खाते। उसने आसूदा और पूरी इत्मीनान लहजे में कहा, लेकिन इन सब बातों से तुम्हें क्यों दिलचस्पी पैदा हो गई है? मेरे अमले की कुछ लड़कियां तुम दोनों से खास तौर पर पसंद नजर आ रही थी। वो डटाई के साथ हंस दिया। सीधी तरह काम ना निकल सके तो टेढ़ी उंगलियों से काम लेना पड़ता है। पारसा उनमें से कोई भी नहीं है। बस शिकायत की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो यक ब यक संजीदा होते हुए बोला, तुम्हारा ख्याल है कि यहाँ अपने मुखालिफिन को जहरीले सांपों से डसवा कर तुम हर तरह की शुबहात से बाला तर रहोगे। मेरे अंदाज पर उसके चेहरे पर उलझन के आसार उभर आए और वो यूं मेरी तरफ देखता रहा जैसे मेरे आगे बोलने का मुंतजिर हो। लेकिन ऐसा नहीं है। यह मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इस अहाते में तुम दोनों मेरे सबसे पहले दोस्त हो और मैं तुम्हें मुश्किलात से दो चार होते नहीं देखना चाहता। जी तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरे इंकशाफ पर उसकी हमेशा रोशन रहने वाली आंखें बुझ सी गई थी। हमने तो इस बारे में यहाँ एक लफ्ज भी नहीं सुना। डिसोजा ने तो आखिरी लाश को देखना भी गवारा नहीं किया था। डिसोजा के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बहुत सख्त और जिद्दी तबीयत का मालिक है, लेकिन हम दोनों पर आंखें बंद करके एतमाद करता है। ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि आखिरी दो अमवात किन हालात में रुनमा हुई थी। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, इत्तफाकी हादसे की सूरत में जहरीला सांप अपनी फितरत से मजबूर होकर ज्यादा भाग दौड़ नहीं करता। पैरों या ज्यादा से ज्यादा पिंडली के किसी हिस्से पर डस लेता है, जबकि आखिरी दोनों शिकार बदन के ऊपरी हिस्से पर डसे गए थे। ये फर्ज करना हमाकत से कम ना होगा कि सांप उनके लिबास पर चढ़ गए और उन्हें आखिरी लम्हे तक उस उस्ताद का इल्म न हो सका। ओह, उसकी आंखें पुरख्याल अंदाज में सुकड़ती चली गई। तो ये कहो कि तुम्हें बाहर से तहकीकात के लिए बुलाया गया है। शायद तुम्हारे बारे में डिसूजा ने दानिस्ता इनाम को लाइल्म रखने की कोशिश की थी ताकि तुम्हारी आमद की खबर को कोई अहमियत न मिल सके। अगर वो बाहर किसी काम में न फंस जाता तो शायद हमें कई दिन तक तुम्हारी मौजूदगी का इल्म न हो पाता। वो खुद ही गलतफहमी का शिकार हो रहा था जो मेरे लिए सूदमंद थी। लिहाजा मैंने उसकी तुसी करने की कोशिश नहीं की, बस मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा कर रह गया। और इनाम तुम्हें आयरन केज की भीड़ चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पहली बार उसकी आवाज से हल्का सा खौफ मुतरश्शे हो रहा था। हमसे इस बारे में डिसूजा ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। मैंने खतरात से वाकिफ होने के बावजूद तुम्हारे सामने जुबान खोली है। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि खुद को महफूज रखने के लिए तुम मुझे भी अपनी राह से हटाने का फैसला कर सकते हो। यह तो सिरहन खुदकुशी होगी। वो बिला तवक्कुफ बोल पड़ा, तुम्हारी मौत से ये बात पाया सबूत को पहुंच जाएगी कि वो अमवात इत्तफाकी नहीं थी और उनमें मुलव्वस लोग तहकीकात को रोकना चाहते हैं। इस तरह मामलात सुलझने के बजाय और उलझ जाएंगे। किसी और को भी बुलाया जा सकता है जो हमारे लिए अजनबी होगा। कम अज कम तुमसे मालूमात तो मिलती रहेगी। फिर तुम अपनी रिपोर्ट्स में हमारे मशवरों को भी शामिल कर सकते हो। इसलिए ये तो भूल ही जाओ कि तुम्हें हमारी तरफ से कोई खतरा लाक हो सकता है। लेकिन ये हुआ कैसे? मैंने सिगरेट का एक गहरा कश लेते हुए सवाल किया। सांप से तो जिस्म के किसी भी हिस्से पर डसवाया जा सकता था, फिर ऐसी बेहतियाती क्यों सरजद हुई? इस मामले में हमने किसी तीसरे फर्द को शामिल नहीं किया था। दो शिकार बिल्कुल ठीक किए गए, आखिरी दो इनाम पर छोड़े गए थे। उसने दोनों ही बार चुप कर अपने शिकारों पर सांप फेंके थे। बस अंदाजे की गलती या बदनसीबी के वो जिस्म के जिस हिस्से पर गिरे उन्होंने वहीं डस लिया। यहाँ साजिश के इम्कानात को मुस्तरद करते हुए नापसंदीदा और बागी अफराद को रास्ते से हटाने की बस यही एक सूरत हो सकती थी। लेकिन इनाम की हमाकत ने खेल बिगाड़ दिया। आखिरी मौत के बाद डिसूजा ने गरूब आफ्ताब के बाद यहाँ के अमले पर लान पर निकलने की ममानत कर दी है, क्योंकि यूनिट का चीफ होने के सबब जानी नुकसान की जिम्मेदारी उसी पर आयद होती है। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मैंने उसी पर जिम्मेदारी डालते हुए सवाल किया कि अगर मैं अपनी नाकामी का एतराफ़ करके वापस लौट गया तो कोई दूसरा आएगा और हो सकता है कि वो अपने तौर पर बहुत कुछ मालूम कर ले। क्या रहने वाले तुम दोनों के खौफ से अपनी जुबानें न खोले तो और बात है, वरना कम पेश हर एक ही उस हकीकत से वाकिफ रहा होगा कि तुम दोनों से मुखातमत मोल लेने वाले पुरस्कार तौर पर जहरीले सांपों का निशाना बन जाते हैं।